गत 19 अप्रैल को प्रथम चरण के लिए पूरे देश में कुल 102 लोकसभा सीट के लिए मत डाले गए हैं, जिसमें नागपुर लोकसभा सीट का भी समावेश है। हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो मतदान शांतिप्रिय तरीके से संपन्न हुआ है, लेकिन इस मतदान को लेकर कुछ खामियां भी उजागर हुई है। मेरे सामने बैठे हैं कुणबी बहुजन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार सूरज बलराम मिश्रा जी। उनका ये आरोप है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे नितिन गडकरी जी, उनकी ओर से उनके द्वारा लगाए गए बूथों पर आचार संहिता का खुला उल्लंघन हुआ है, जिसमें जो पर्ची निकाली गई है उनके नाम के साथ, उनकी तस्वीर के साथ मतदाता को दी गई है। वहीं दूसरी ओर उनका ये भी आरोप है कि इस चुनाव में वोटर लिस्ट से कहीं मतदाताओं के नाम गायब है, जिसके कारण वो मतदाता बिना वोट डाले ही अपने घर बैरंग वापस हुए हैं। तो मिश्रा जी, स्वागत है लोकमंच वक्ता लाइव में। आप ये बताइए कि आप जो आक्षेप लगा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, इसकी सत्यता कहाँ तक की है और आपका आगे की रणनीति क्या है? नमस्कार, मैं लोकमंच के चैनल को नमस्कार करता हूँ और यहाँ के जितने दर्शक हैं उन सबको भी आभार मानता हूँ कि आज जो हमारे नागपुर शहर में हुआ ये कोई नॉर्मल स्कैम नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। आज तक के इतिहास में हम सिर्फ सुनते थे कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया, लेकिन अभी हम सीधा सीधा देखते आ रहे हैं कि हमारे पे भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया। और शासन इस तरीके से किया कि क्योंकि मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना कांग्रेस से, ना बीजेपी से, ना किसी अन्य पार्टी से है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर गया 19 अप्रैल को मतदान के दिन, जो कि मेरा अधिकार है, मैंने अपना कार्ड पहन करके उम्मीदवारी का मैंने पूरे जगह का निरीक्षण किया। जब मैं निरीक्षण करने निकला तो मुझे बूथों पर इस प्रकार की मशीन दिखी। तो इस प्रकार की मशीन जब दिखी तो मैं एक आम जनता की तरह वहाँ करके खड़ा हो गया। इस मशीन में से सीधा सीधा इस प्रकार की चिट्ठी निकलने लगी जिसमें लिखा हुआ है, कहो दिल से नितिन जी फिर से, उनकी फ़ोटो, उनका सिंबल। आप मुझे बताइए, इसका मतलब सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि हमारी जो नागपुर शहर की जनता है वो इतनी पढ़ी लिखी है क्या, या हमारे भारत देश की जनता इतनी पढ़ी लिखी है क्या? इतनी पढ़ी लिखी होती तो आज सब आईएएस बनते, सब कलेक्टर बनते, सब आईपीएस बनते और सब बड़े बड़े नौकरी पे जाते। तो क्योंकि इतने तो पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, तो ये उनको दिया गया और वहाँ के कुछ लोग उन लोगों के सीधा समझा रहे थे पेन के इशारे से, हाथ के इशारे से, कि ये जाओ और पहले नंबर का बटन दबाओ। यानी इसका मतलब आप जाओ और सीधा गडकरी जी को वोट दे करके आओ। मुझे बताइए, अगर इस प्रकार की अगर राजनीति करेंगे तो ये राजनीति सही है क्या? ये लोगों का लोकतंत्र ख़त्म नहीं कर रहे क्या? ये लोगों के लोकतंत्र की हत्या है। ये हमारा जो संवैधानिक हक है लोकसभा का, ये भी आप लोगों ने हमसे छीन लिया। तो ये सीधा सीधा लोगों का हनन हुआ है और इसके ऊपर मेरा सीधा सीधा आरोप है कि इस प्रकार का जो आपने कार्य किया है, ये कार्य सीधा सीधा गलत है और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए चुनाव आयोग ने। जैसे कि मैंने चुनाव आयोग को पूरी कंप्लेंट की है, मेल के माध्यम से उनको खुद पर्ची दी है, जा करके उनको खुद लिख करके दिए, लिखित में एप्लीकेशन दिए, बाय प्रूफ के साथ। ऐसा विदाउट प्रूफ बात नहीं कर रहा मैं आपसे, मैं प्रूफ के साथ में दिए। और मेरे पास एक बूथ की नहीं, मेरे पास मिनिमम 30 बूथ की फ़ोटो है और 30 बूथों पे से मैंने जो निरीक्षण किया हर जगह की मैंने फ़ोटो खींच कर लाई है। मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियो है जहाँ पर ऐसे पर्ची निकलते हुए डायरेक्ट दिख रही है और वहाँ के बूथ के लोगों ने माना है इस बात को। तो ये तो आप सीधा सीधा झुटला ही नहीं सकते कि हमारे इसका नहीं है करके। तो बताइए, लोगों का हनन नहीं तो क्या है? ठीक है, आप जो बोल रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी का डायरेक्ट डेमोलाइज उस पर अटैक है, ठीक है, लेकिन फिर भी नागपुर लोकसभा से तकरीबन मेरे ख्याल से 22 से 24 उम्मीदवार मैदान में थे, तो 26 उम्मीदवार थे। तो ये समझिए कि तो सभी का वायलेंस है, सभी उम्मीदवार को इसका चोट बैठेंगी, इसकी ठेस बैठेंगी। अगर किसी प्रत्याशी ने अगर सामने आकर फ्रंट पे अगर आचार संहिता या लोकतंत्र का हनन किया है तो क्या वो भी उम्मीदवार आपके साथ में है? क्योंकि कांग्रेस भी एक बहुत बड़ी पार्टी है यहाँ पे, वो भी है के साथ में? कांग्रेस के तरफ से हमको उतना कोई खास समर्थन नहीं मिला। हमने माननीय श्री विकास जी ठाकरे को ही फ़ोन किया था, बोले मिश्रा जी आप करो, हम आपके साथ हैं। इस प्रकार का मेरे को उनसे भी आंसर मिला, लेकिन समर्थन ऐसा कुछ दिखा नहीं। वहाँ मुझे पता चला कि उन्होंने भी कुछ लिखित में कंप्लेंट दी है, लेकिन जिला अधिकारी के पास में अभी के अभी कम से कम 10 कंप्लेंट है जो कि अलग अलग प्रत्याशी ने दिया। कोई किसी चीज़ से कमज़ोर है, कोई किसी चीज़ से कमज़ोर है, लेकिन सब अपने अपने लेवल पर दे रहे हैं। दिल्ली में किसी ने मेल भेजा है, किसी ने
आरपीआईडी किया है, सब ने अपने अपने लेवल पर सब कुछ किया है। और जिला अधिकारी के पास में मिनिमम 10 कंप्लेंट है, लेकिन 19 अप्रैल से लेकर आज तक 22 अप्रैल तक किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। बल्कि इस वक्त जिला मजिस्ट्रेट को जो होता है, जिला कलेक्टर होता है, उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पावर होता है। आज उनके ऊपर था सब कुछ, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का कोई एक्शन ही नहीं लिया। इसका मतलब हमको सबको सिर्फ गुमराह किया गया बस। और मैं डरता नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, ये लोकतंत्रात्मक देश है और मैं अपनी बात रख कर ही रहूँगा, चाहे कोई भी रहे आगे में। मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि नहीं आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसा होगा, वैसा कर तो, और मुझे अगर इतना सा भी कुछ होता है तो समझ लेना पार्टियों का काम है, यह सीधा सीधा पार्टियों का काम है। क्योंकि मैं इनके खिलाफ जा रहा हूँ, इनके खिलाफ मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाऊँगा, इनके खिलाफ मैं माननीय उच्च न्यायालय में जाऊँगा, और जहाँ तक हो सकता है इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा। क्योंकि आज तक मैं सिर्फ लोगों से सुनता था कि इलेक्शन में इस प्रकार का होता है, लेकिन अब जो हो रहा है वो मैंने अपने आँख से देखी है। अब आंखों का देखा हुआ मिर्ची अपने आँख में तो नहीं डाल सकते ना, आँख से लेकर के मिर्ची अपने आँख में नहीं डाल सकते, तो मैं लड़ूंगा। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो लड़ाई जो अभी जो आप जो बोल रहे लड़ूंगा करके, तो अब तक के जो गुजरे हैं 3-4 दिन जो भी गुजर गए 19 अप्रैल, तो अब तक के आपने जो स्टेप लिए उस पर अभी तक के कोई रिप्लाई आपको मिला हो, या और भी पार्टी जो दूसरे दलीय जो प्रत्याशी वो भी आपके साथ आए, ऐसा कुछ मिला क्या? पॉजिटिव रिस्पांस किसी से मिला? बहुत सारे प्रत्याशी के मुझे कॉल आ रहे हैं, सब लोग अपने अपने लेवल पे दे रहे हैं। आज हम लोग आज या कल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी जाएंगी, जहाँ पर बहुत सारे प्रत्याशी आपको और भी दिखेंगे। सब अपने अपने लेवल पर खड़े हैं, कोई बैनर लेकर के खड़ा है अपने खुद के घर के सामने, क्योंकि उनको ऐसा डराया जा रहा है कानून के बारे में, उनको उनका हक कहाँ मिल रहा है। तो सब आदमी को अपना अपना परिवार लगा है, सबको अपना अपना घर लगा हुआ है, तो कैसा कोई एक सामने आएगा। लेकिन आए सब है। जिला कलेक्टर के पास में मिनिमम अभी तक 10 कंप्लेंट है, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लो, आरटीआई डाल के मंगा करके देख लो कि जिला कलेक्टर के पास में अभी तक कम से कम 10 कंप्लेंट है, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। मैं पहले दिन से कर रहा हूँ, 19 अप्रैल को भी कंप्लेंट किया, आज भी कंप्लेंट किया, मेल डाला, सब कुछ डाला, और विद प्रूफ के साथ में डाला। विदाउट प्रूफ कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। जो कुछ है, जो देखा आँख से वही लाया, वही ला करके दिखाया, और सेम डे की कंप्लेंट है मेरी। ऐसा नहीं कि आज कांड हुआ और 8 दिन के बाद मैंने किया, ऐसा कुछ नहीं है। 19 अप्रैल की शांति नगर पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट की गई। वहाँ के पीआई का कहना था कि ये हमारे जुरिडिक्शन में आता नहीं आता, इस वक्त जो पावर होता है वो चुनाव आयोग को होता है। फिर दिन भर हम लोग घूमते रहे, और बाद में 5:30 बजे जा करके मैंने कलेक्टर को हर चीज़ दिखाई। इससे पहले भी उन्होंने बोला था आप रिटर्न में दो, हम कुछ करेंगे, आप रिटर्न में दो, हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। सब मिली जुली सरकार है बस, और इतना ही बोल सकता हूँ मैं कि सब मिले मुले हैं। अच्छा, तो ये जो आरोप जो आपने लगा है, जो आपकी जो शिकायत जो है, तो इसमें जो मशीनें जो यूज़ करी गई है किसी यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा बूथों पे, सिर्फ उसी को लेकर है कि मतदाता सूची को भी लेकर आपने कुछ शिकायत की है? क्योंकि भारी पैमाने पे नागपुर शहर में देखा जाए तो ये चर्चा आम है, ये शिकायत सामने आई है कि काफ़ी लोगों के उस मतदान यादी से नाम ही गायब है, जबकि उनके पास वोटर कार्ड है, फिर भी उनके मतदान यादी से नाम गायब है। कहीं जो मृत जो मतदाता थे उनके नाम है, लेकिन जो जीवित थे उनके नहीं है। इस कारणवश लोकतंत्र का काफ़ी हनन हुआ है, वो अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए, जो कि उनका फंडामेंटल राइट्स है। इस कारण गमो गुस्सा भी है यहाँ की आवाम में, काफ़ी वो मतदाताओं में। तो इस पर भी आपने कोई एक्शन लिया है? 19 अप्रैल को मैंने 2 एप्लीकेशन दी थी। एक दिया था मैंने कि इस प्रकार आचार संहिता का कोड ऑफ कंडक्ट का जो है वो वायलेशन हुआ है, और सेकंड मैंने एक और दी थी कि मेरे साथ में कुछ मतदाता लोग थे जो मेरे साथ में गए, और कलेक्टर साहब को हमने सेम डे लिख करके दिया कि इनका नाम जो है यहाँ से डिलीटेड बता रहा है, बल्कि ये व्यक्ति जिंदा है, इस व्यक्ति का वोटिंग कार्ड इसके पास है और ये इसका राइट है। अब हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप हमको लिखित में दो कि हम जाकर के अपना वोट डालें। तो उन्होंने कहा कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, अभी आपको जो भी करना है फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से ये करना पड़ेगा। और फिर बाद में पता चला कि नागपुर शहर में ये सिर्फ एक ही जगह नहीं हुआ है, पूरे नागपुर शहर में कई लोगों के नाम काट दिए गए। जितने मुर्दा लोग हैं यानी जो मर चुके हैं उनके नाम बाकायदा जिंदा है, उनका वोटिंग आईडी कार्ड है, लेकिन जो जिंदा है उनको उनके जिंदा होने के बाद में वोटिंग कार्ड दे करके मार दिया गया कि ये वोटिंग कार्ड आप ले लो, आप सिर्फ जिंदा हो, लेकिन आपके जिंदे का प्रूफ है सिर्फ कि आपके पास में एक कागज पड़ा है, उसका आप कुछ उपयोग नहीं कर सकते, यानी आपके पास हाथ है लेकिन आप खा नहीं सकते। तो इस प्रकार तो हमारे साथ में ये कर दिया इन्होंने, बताइए। ये सिर्फ पूरे नागपुर शहर में हो चुका है कई लोगों का, और कई जगह से तो ऐसी भी खबरें आ रही है कि वो व्यक्ति गया, अब जैसे मुझे मेरे पास में एक मोमिनपुरे की खबर आई थी कि वो व्यक्ति खुद गया वोटिंग डालने जब वो गया तो पता चला कि वो व्यक्ति का वोट पहले हो चुका है, उसके लिए बहुत हंगामा हुआ है, ये सब वीडियो वायरल हुए। तो क्या चुनाव आयोग का इसके तरफ ध्यान नहीं है क्या
क्या गवर्नमेंट का इसके तरफ कोई ध्यान नहीं है क्या? चलो सरकार आपकी है, क्या चुनाव आयोग भी अब आपका हो गया क्या? तानाशाही की भी एक हद होती है, तानाशाही की भी एक हद होती है। अरे हमारे देश को आज़ाद हुए आज कितने साल हो गए, लेकिन आज भी हमारा देश को ऐसा लग रहा है कि बस अब तानाशाहों के भरोसे हमारा जो देश है वो गुलाम है। अब हमारा देश सिर्फ गुलामी कर रहा है, जैसा ये लोग बोलेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। लोकतंत्र खत्म कर दिया साहब इन्होंने लोकतंत्र कहीं नहीं रखा। जब इस प्रकार की चिट्ठी, आज से पहले आपने कभी देखा क्या इस प्रकार कि ये जो टेक्नोलॉजी जो करते हैं साहब हमेशा कि टेक्नोलॉजी का ऐसा है, ये टेक्नोलॉजी से वैसा है, वो टेक्नोलॉजी से वैसा है, 5,000 करोड़ से कम से रोड के लिए मैं जाता नहीं, ये तो मेरे छोटे मोटे लोग ही कर लेते। ये सब हमने भाषण पढ़ा है, तो भाषण हमने सुना हुआ है, ये कोई झूठी बात नहीं है। जब आप इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो, टेक्नोलॉजी बोल के, टेक्नोलॉजी का बिल्कुल परफेक्ट इस्तेमाल, इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। बिल्कुल परफेक्ट इस्तेमाल जो किया टेक्नोलॉजी से, आज आपने एक मोबाइल से सॉफ्टवेयर लॉन्च करवा दिया जिसकी लिंक आपके बोलने पे चलती है, आपके बोलने पर बंद भी हो जाती है। उस लिंक को आपने चलाया और बिल्कुल परफेक्ट आपका जो पर्सन है वहाँ पे, जो बूथ पर जो कार्यकर्ता बैठा है, वो कार्यकर्ता बाकायदा चिट्ठी निकाल करके लोगों को दे रहा है। अब मेरे को देख के 2-4 लोग भाग गए। प्रेमनगर की घटना बड़ा स्कूल की, 2-4 लोग मेरे को देख के भाग गए। जब मैंने पूछा इधर लोगों को क्या बोल रहे, तो लोगों को ऐसे समझा के लेके जा रहे हैं, काकाजी आपण पाहून घेऊन, काकू आपण पाहून घेऊन, तुम्हें टेंशन नको, फक्त जा ना 1 नंबरचा बटन दाबा। मैंने खुद सुना है, तो मैंने जाकर के उसको पूछा भी व्यक्ति को, इधर, तो मेरे को देखकर भाग गया। उसको लगा कि कोई इलेक्शन ऑफिसर वगैरह करके मेरे को देख के भाग गया। तो ये सब गलत नहीं तो क्या है? अच्छा ये बताइए कि यानी मतदाता सूची में जिनके नाम नहीं थे, जिनके पास वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे और उनके पास वोटर कार्ड था, तो ऐसी परिस्थिति में एक इमरजेंसी में चैलेंज फॉर्म भर के, एक जो चैलेंजिंग फॉर्म रहता है, कलेक्टर को पावर रहता है वो जिलाधीश को, तो वो करके भी दिया जा सकता है। तो इस बारे में आपने कुछ करा क्या, पैरवी की है क्या आपने इसका कुछ करा आप? हमने इस बारे में बोला गया, हमने कलेक्टर साहब से डायरेक्ट मीटिंग की कि सर इनको अभी के अभी आप राइट्स दो, ये आपको एप्लीकेशन दे रहा है, आप कुछ लिख करके दो, कोई स्टैम्प लगा करके दो, कोई सेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर है आपने इतनी बड़ी लोगों को जब फॉर्म आप भर रहे थे तो एक सेक्शन के हिसाब से आपने लोगों को काटा है, एक सिग्नेचर के हिसाब से आपने लोगों को काटा है, हर तरीके से आपने लोगों के फॉर्म रिजेक्ट किए। तो क्या आपके पास इतने सारे सेक्शन में एक सेक्शन ये नहीं था कि इमरजेंसी में जब ऐसा होता है तो हमको क्या करना चाहिए? उसका भी हमने जिला अधिकारी साहब को बोले हम कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप अगले बार फॉर्म भरो। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनसे जो जॉइंट कलेक्टर है उनका भी यही रिप्लाई था सेम, और ये मीटिंग मैंने खुद जा कर के की है, लेकिन हमको कोई समाधान नहीं मिला। लोग सब इनके इशारों पर नाचे रहे हैं। मेरे को तो इस प्रकार से अभी मिली जुली सरकार समझ में आई। मुझको बताइए 19 तारीख को मैंने कंप्लेंट की, आज की तारीख 22 है, क्या एक्शन लिया गया? क्या मेरे को एक फ़ोन किया गया कि मिश्रा जी आपके इस पर हमने ये एक्शन लिया है? उसके कोई डॉक्यूमेंट दिए गए, कोई कागज दिया गया, कोई FIR दर्ज की गई? क्या किया आप लोगों ने? कुछ नहीं किया आप लोगों ने। तो अब मेरा इन लोगों पे से पूरा भरोसा उठ चुका है। अब मैं आगे स्टेप लूँगा और मैं आगे सब देखते जाऊँगा, अनुभव करते जाऊँगा कि कौन किस प्रकार में और आगे आता है और कौन क्या एक्शन करता है। समझे, मुझे किसी से कोई डर नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? कानून में फंसाएंगे, गाड़ियाँ चलेंगे, अरे मारी डालेंगे ना, मैं उसके लिए भी एग्री हूँ। जिस दिन ये जंग छेड़ी थी पूरे ईमानदारी के साथ में छेड़ती और पूरे ईमानदारी से लड़ूंगा। अब चाहे आगे में कुछ जो होगा देखा जाएगा। तो ये थे मेरे साथ में कुणबी बहुजन स्वराज पार्टी और विदर्भ राज्य संघर्ष समिति के संयुक्त उम्मीदवार सूरज बलराम मिश्रा जी, जो अभी 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान में जो नागपुर में भी वोट डाले गए हैं, नागपुर लोकसभा सीट के लिए, उस पर ये पूरी तरीके से ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। उनकी ये साफ शिकायत है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने आचार संहिता का खुल्ला उल्लंघन करते हुए वो हर बूथ पे न केवल वोट डालने के लिए मतदाता को प्रोत्साहित किया, बल्कि उनने उसका मिसयूज करा है अपने पक्ष में मत डालने के लिए। उस पर्ची में बाकायदा अपनी फ़ोटो भी छपा के वो प्रिंट होकर निकली थी। उनका दूसरा ये भी आरोप है कि मतदाता लिस्ट से जो मतदाताओं के नाम गायब थे उसको लेके उन्होंने यहाँ के जिलाधिकारी कार्यालय से, जिलाधीश से मिले और उनसे शिकायत भी की और चैलेंजिंग फॉर्म भरने के लिए उन्हें अनुरोध भी किया, लेकिन वो तमाम की तमाम बातें धरी की धरी रह गई और वो जितनी भी शिकायत है उसको ठुकरा दिया गया है। उनकी अपील पे कोई अमल नहीं हुआ। अब वो इसकी शिकायत लेके चुनाव आयोग तक के ही नहीं जाएंगे, बल्कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के भी दरवाज़ा खटखटाने के लिए वे तैयार है। अब देखना यह है
कि भारत की न्याय प्रणाली लोकतंत्र को लेकर किस हद तक न्याय करती है, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। तो मैं अब अपने कैमरामैन के साथ अपने दर्शकों से विदा लेना चाहता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय सेवा।